दो दोस्त अश्विनी और विवेक ऑफिस से निकलने से ठीक पहले बातें कर रहे थे आपस में अपनी ऑफिस बिल्डिंग के बारे में। पूरी 9 माले की बिल्डिंग, शहर का सबसे अच्छा इलाका, प्राइम लोकेशन, लेकिन फिर भी सिर्फ एक 7वें माले पर उनका ऑफिस और नीचे पहले माले पर एक और ऑफिस। बाकी बीच के सारे माले खाली, न कोई ऑफिस, न किसी का खरीदा हुआ कोई फ्लैट या कुछ और। यह कैसी बात थी? शायद इसीलिए उनकी बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग भी कहते थे सब। विवेक ने अश्विनी को बताया कि उसने यह भी सुना था कि असली दिक्कत की वजह 5th फ्लोर पर थी। वहीं पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी बात हर कोई एक दबी हुई जबान में करता है, जिसके बारे में कोई जल्दी बोलता नहीं। और 5वें माले पर, शायद इसलिए लिफ्ट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बातों बातों में ही दोनों ने अपनी अपनी सिगरेट जूतों से घिसकर बुझाई और फिर दोनों ने सोचा आज देख ही लिया जाए कि आखिर कहानी क्या है। दोनों आराम से ही 2 माले नीचे सीढ़ियों से उतरकर पहुंचे और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो दरवाजा सिर्फ एक ही दिखाई दिया। न कोई भारी भरकम ताला था उस पर, न ही कहीं कोई कागज या बोर्ड लगा था कि दरवाजे को खोला या छेड़ा ना जाए। बस एक कुंडी लगी थी। अश्विनी मोबाइल टॉर्च की बत्ती दरवाजे की ओर किए पकड़े हुए था जब विवेक ने धीमे से सरकाकर दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज हुई ही थी कि एक बेहद डरी हुई आवाज ने उन्हें उस जरा खुले दरवाजे में घुसने से रोकते हुए कहा, अरे नहीं सर, नहीं, दरवाजा मत खोलिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये कोई और नहीं, अश्विनी और विवेक के ही ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड था। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। दोनों ने सोचा कि अगर इसने कल शिकायत कर दी तब तो दिक्कत हो जाएगी। विवेक ने उसको देखकर कुंडी वापस लगाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं जीतू भैया, हम अंदर नहीं जा रहे हैं भाई, तुम परेशान ना हो, हम लोग तो घर ही जा रहे हैं। दोनों चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड जीतू के पीछे पीछे उसको बेवकूफ बनाते हुए वापस ऊपर आए और फिर सामान वगैरह बटोरकर वापस घर की ओर निकल पड़े। नीचे उतरकर पार्किंग से गाड़ी निकाली ही थी जब विवेक ने कहा, अरे भाई 5 मिनट रुक जा, मैं अपनी पेन ड्राइव ऊपर ही भूल आया हूं, मैं अभी ऊपर से नीचे आया तो बस गाड़ी चालू रख। और इतना कह के विवेक ऊपर जाने को लिफ्ट के लिए खड़ा हो गया। पुराने जमाने की सर्विस एलिवेटर लिफ्ट आराम से आई और विवेक अश्विनी के सामने ही उसमें ऊपर गया। बात 2 मिनट की हुई थी, लेकिन पहले 5, फिर 10, फिर 15 और जब आखिरकार 20 मिनट हुए तो अश्विनी ने विवेक को फोन मिलाया, लेकिन फोन उठा नहीं। अश्विनी ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन एक बार फिर से फोन नहीं उठा। और तीसरी बार अश्विनी ने फोन इसी इरादे से लगाया कि बस अब बहुत हुआ, लेकिन 2 ही रिंग में न सिर्फ फोन उठा बल्कि आवाज भी हुई। अश्विनी को पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं, घबराहट सी हुई। उसने ऊपर रिसेप्शन पर सिक्योरिटी को फोन मिलाया और विवेक को फोन देने को कहा तो सिक्योरिटी ने कहा, नहीं सर, विवेक सर तो आपके साथ आधा घंटा पहले निकल गए ना, वो तो ऊपर नहीं आए। ये बात तो बेहद गहरी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? विवेक तो अश्विनी के सामने से लिफ्ट में चढ़ा था और ऊपर अगर ऑफिस में नहीं पहुंचा तो बीच हवा में गायब कहां हो गया। अश्विनी ने गाड़ी वापस पार्किंग में लगाई और लिफ्ट में चढ़ा।
ऑफिस के फ्लोर का बटन दबाया और एक के बाद एक जैसे जैसे फ्लोर गुजरते गए और जैसे ही लिफ्ट 5th फ्लोर पर आई तो अश्विनी की जान में जान आई और उसने लिफ्ट को रोकने का बटन दबाना शुरू किया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। विवेक को अश्विनी ने अपनी आंखों से देखा। वो उसी फ्लैट के दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियों पर बैठा था, सर झुकाए हुए लिफ्ट की ही ओर देखता हुआ। अश्विनी की लिफ्ट 7th फ्लोर पर जाकर रुकी और अश्विनी तुरंत ही नीचे की सीढ़ियां उतरते हुए 5th फ्लोर तक पहुंचा कि विवेक को लेकर वहां से निकलेगा, पर विवेक वहां था ही नहीं। अश्विनी समझ गया कि जरूर विवेक नीचे ही गया होगा, लेकिन लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से, वो भी विवेक। अश्विनी बस सीढ़ियां कूदता हुआ नीचे पहुंचा और देखा गाड़ी तो ऑफिस की पोर्टिको के ठीक सामने खड़ी थी। इंजन ऑन था और विवेक अश्विनी का ही इंतजार कर रहा था। और उसे देखते ही विवेक ने कहा, अबे तुझे भी ऊपर जाना था तो साथ ही चलता ना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा यहां पर। अश्विनी तो पलटकर चिल्ला ही पड़ा विवेक पे कि लापरवाह वो खुद है और इल्जाम पलटकर उसी पर दे रहा है। विवेक ने उसे 2-3 बार फोन किए जाने की बात सुनी तो खुद ही कहा, अच्छा भाई तूने फोन किया ना मुझे, तो मतलब मेरे फोन में तो दिखाना चाहिए ना, ये देख। अश्विनी के पास भी जवाब था। उसने कहा कि रिकॉर्ड तो डिलीट भी किए जा सकते हैं, जिस पर विवेक ने और करारा जवाब दिया, हाँ तो अपना ही फोन देखना भाई, हाँ उसमें से तो मैंने डिलीट नहीं किया ना। अश्विनी ने अपना भी फोन निकाला तो उसमें भी सिर्फ ऑफिस के लैंडलाइन का ही नंबर लास्ट डायल था। अश्विनी अब थोड़ा घबरा गया था। उसने आगे बहस न करके सीधे गाड़ी आगे बढ़ा दी और थोड़ा आगे जाकर चौरसिया जी की पान की दुकान से सिगरेट लेने को गाड़ी रोकी और अपनी जेब में सिगरेट का पैकेट रखकर छुट्टे पैसे जेब में रख ही रहा था जब अश्विनी का फोन बजा। फोन निकालकर देखा तो विवेक का फोन था। पलटकर देखा तो विवेक गाड़ी में बैठा था चुपचाप। उसने फोन उठाया तो उधर से विवेक की आवाज आई, अबे मैं बोल के ऊपर गया था कि 2 मिनट में आ रहा हूं, बाथरूम में था इसलिए तेरा फोन नहीं उठा पाया यार, नीचे ही खड़ा हूं, जल्दी आ जा। अश्विनी के इस वक्त अगर कलाई कहीं से भी काट देते तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि डर की गर्मी से झुलसकर उसकी नसों में खून का हर कतरा भाप बनकर उड़ गया था। उसने पान वाले से पूछा, अंदर गाड़ी में विवेक भैया दिखाई दे रहे हैं आपको? पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर कहा, कहा बाबूजी काय मजाक कर रहे हैं, खाली गाड़ी में अकेले घूम रहे हैं और विवेक भैया का पूछ रहे हैं, हाँ? अश्विनी ने पलटकर गाड़ी में दोबारा देखा तो अश्विनी को विवेक गाड़ी में बैठा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अश्विनी तो बिल्कुल बदहवास सा हो गया, लगा जैसे पूरे बदन पर चींटियां रेंग रही थी। अश्विनी वहां से भागा वापस ऑफिस बिल्डिंग की ओर, जहां से अभी अभी शायद असली विवेक का फोन आया था कि वो वहीं अश्विनी का इंतजार कर रहा था। अश्विनी ने दौड़ते दौड़ते वापस मुड़कर गाड़ी को देखा तो उसमें विवेक अभी भी दिखाई दे रहा था। अश्विनी ने जेब से चाबी निकालकर इधर से गाड़ी को लॉक कर दिया और पीछे ही देखते हुए अश्विनी भाग रहा था जब अश्विनी को एक उल्टी तरफ से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी और अश्विनी वहीं बेहोश हो गया। अश्विनी के कानों में तेज तेज आती हुई ट्रैफिक की, सड़क की आवाजें धीमे धीमे कम होती गई।
आंखों में पड़ती हुई तेज रोशनी अंधेरे में बदलती गई और आखिरकार अश्विनी बेहोश हो गया। आवाजें बेहद धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। अश्विनी को अब आहिस्ते आहिस्ते पता नहीं कितनी देर के बाद जैसे होश आ रहा था। उसको अपनी कराहें कहीं एक बंद खाली से कमरे में गूंजती सी सुनाई दे रही थी। सीलन और सड़न की बदबू हर कोने से आ रही थी। अश्विनी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो लगा जैसे आंखों की रोशनी शायद उसने खो दी है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल अंधेरा था चारों तरफ। किसी तरह खुद को संभालकर अश्विनी ने एक कोने में से किसी एक दरवाजे के नीचे से हल्की सी एक रोशनी की लकीर देखी। अश्विनी गिरता पड़ता इधर उधर लकड़ी के फर्नीचर से टकराता हुआ किसी तरह उस दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोला तो अश्विनी की जान में जान आई। दरवाजा एक बालकनी में खुला जहां एक सीढ़ी थी ऊपर के माले पर जाने के लिए, और ऐसी सीढ़ी तो उनकी अपनी बिल्डिंग में ही थी। हर बालकनी में माथे का पसीना पहुंचकर एक बार नीचे झांका। बालकनी से देखा तो पाया कि अश्विनी ना सिर्फ अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग में था बल्कि वो उसी भूतिया 5th फ्लोर वाले फ्लैट में था। अश्विनी ने तुरंत सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊंचाई से बेहद डर लगता था उसे, तो बिल्कुल भी नीचे देखना नहीं चाह रहा था अश्विनी। अंदाज से धीमे धीमे एक के बाद एक अश्विनी सीढ़ी चढ़ता हुआ 6th फ्लोर पर पहुंचा, लेकिन ना तो कोई खिड़की थी और ना ही बालकनी। सीधे 7th फ्लोर की खिड़की तक अश्विनी पहुंचा और जोर जोर से खिड़की खटखटाने लगा। अश्विनी की जान में जान तब आई जब उसने सामने से विवेक को आते हुए देखा। जरूर विवेक उसे ढूंढता हुआ आ गया था। विवेक ने दरवाजा खोलते ही कहा, तू यहां क्या कर रहा है? अबे तुझे कुछ हो जाता तो? अश्विनी ने हाथ बढ़ाया तो विवेक ने उधर से उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचना चाहा, जब अश्विनी ने बेवकूफी में एक सवाल पूछ लिया, पर तू यहां क्या कर रहा है? तुझे कैसे पता कि मैं यहां मिल सकता हूं? विवेक ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और बस एक हल्का सा धक्का देकर विवेक ने अश्विनी को उस माले से नीचे फेंक दिया। अश्विनी के नीचे गिरते ही जैसे विवेक की बेहोशी टूटी हो। घबरा के 4 कदम पीछे तो हटा, लेकिन अपने हाथों पर खून के ये धब्बे उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो जानता था कि ये क्या हुआ है। किसी लाश की तरह एक के बाद एक सीढ़ियां उतरता हुआ विवेक नीचे 5वें माले पर पहुंचा और सालों से बंद पड़े उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही विवेक को किसी के रोने की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। विवेक चुपचाप धीमे धीमे अंधेरे में बाहर से आती उस हल्की रोशनी में ही रोने की आवाज की ओर चलता चला गया और आखिरकार बालकनी का दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका। विवेक तो जैसे खुशी से उछल पड़ा। सामने उसकी ओर पीठ किए हुए बालकनी से नीचे झांकता हुआ रो रहा था। इसका मतलब अश्विनी यहीं पर गिर गया था, नीचे गिरकर उसकी मौत नहीं हुई थी। विवेक
अपने दोस्त को गले लगाकर रोते हुए बोला, भाई माफ कर दे मुझे यार, मैं अपने होश में नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। इसके आगे विवेक कुछ कहता, उसके पहले ही वो शख्स बोल पड़ा, मैंने भी कोई गलती नहीं की थी, फिर मुझे सबने क्यों मार दिया? यह आवाज तो अश्विनी की थी ही नहीं। विवेक ने उस आदमी का चेहरा देखा तो जलते मोम की तरह उसका दिल पिघलने सा लग पड़ा। विवेक किसी कीड़े की तरह रेंगता हुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया। उसके पैर चल नहीं पा रहे थे। पूरी जान लगाकर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवेक को उठाकर जैसे नीचे फेंक के ही वो आदमी दम लेगा, ऐसा उसने ठान रखा था। और विवेक को वहां से नीचे फेंकने से ठीक पहले उसने एक ही बात कही, कुंडी बंद नहीं करनी चाहिए थी तुम दोनों को। उस आदमी ने इतना कहा और उसके बाद विवेक की एक आखिरी चीख गूंजती रह गई। पुलिस को अश्विनी और विवेक की बुरी तरह से खून से लथपथ कई टूटी हड्डियों वाली लाशें अगली सुबह मिली। लोगों का कहना है कि 5वें माले पर एक चिटफंड कंपनी हुआ करती थी। वहां काम करने वाला एक सीधा साधा सा क्लर्क हुआ करता था, अनूप वर्मा। पूरे घर का बोझ वही उठाता था। पहली नौकरी थी उसकी। बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और हमेशा हर चीज सही जगह पर, हर कागज सही जगह सही वक्त पर मिलता था। और उसकी इसी ईमानदारी और शराफत का फायदा उठाया उस चिटफंड कंपनी ने। एक दिन जब अनूप ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के बाहर भीड़ लगी थी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और कोई नहीं था। बड़ी बड़ी चीख पुकार हुई और अनूप ने एक के बाद एक कईयों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और गुस्साई भीड़ ने उसे उसी ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर फेंककर सामान को आग लगा के बाहर से कुंडी लगाकर अनूप को मार दिया। कभी कभी बंद किवाड़ों के पीछे सच्चाई और इंसानियत को बेमौत मार दिया जाता है, जिसकी बद्दुआएं हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। हमेशा हमेशा के